1.8 उसमें भी एडवांस टूल्स फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस एंड रिमोट सेंसिंग एंड GIS जो कि है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एग्रोनॉमी के 2.4 यूनिट में ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग। सो बेसिकली ये जो 2 यूनिट है वो इंटरलिंक्ड है। तो चलिए समझते हैं पहले क्या है PYQs और उसके आधार पर हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यूनिट 1 basically it's about environment and ecology. So here the question asked, that is, what do you mean by remote sensing and its use in agriculture? So basically एग्रीकल्चर का रिलेवेंस इन रिमोट सेंसिंग का रिलेवेंस इन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, तो वो हमें देखना है। उसके बाद कमेंट ऑन यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग और GIS सिस्टम इन एग्रीकल्चर प्लानिंग। मतलब सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करिए, देखिए सब क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट होगा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन फार्मिंग और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, और इन रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, सेकंड, प्रिसीजन फार्मिंग और कंजर्वेशन फार्मिंग डिस्क्राइब करनी है, मतलब शॉर्ट नोट बताना है सिर्फ। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन फार्मिंग, देखे इधर पूछा व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग, इधर डिस्क्राइब पूछा, इधर फिर से व्हाट डू यू मीन, इधर नीचे फिर से डिस्क्राइब, देन शॉर्ट नोट। बेसिकली इस टॉपिक प्रिसीजन फार्मिंग से हमें क्या पता होना चाहिए, उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसका रिलेवेंस, मतलब एग्रीकल्चर में क्या उसका यूज़ है, ओके, या फिर रिसोर्स कंजर्वेशन में। ओके, ये सब पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो गिवन अकाउंट ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यूज एंड प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब उसके कंपोनेंट्स, GPS GIS ऐसे टेक्नोलॉजी है, उसका यूज प्रिसीजन फार्मिंग में कैसा है। ओके, उसके बाद रिमोट सेंसिंग सिस्टम यूज इन इकोसिस्टम एनालिसिस, डिस्कस द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ड्रॉट मॉनिटरिंग। देखिए मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर में उसका यूज, ड्रॉट मॉनिटरिंग में उसका यूज, क्रॉप एनहांसमेंट में उसका यूज, मतलब ईल्ड एनहांसमेंट, मतलब ओके, या फिर पेस्ट एंड डिसीज सर्विलेंस, ऐसे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन GIS GIS based soil mapping and in monitoring. Next, write about various tools used in proximal sensing and remote sensing. वही कंपोनेंट्स या फिर टूल्स बताने हैं। उसके बाद GIS, इधर पूछा GIS डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है, और उसके एलिमेंट्स बताने हैं और उसका यूज़ एग्रीकल्चर में। देखिए बहुत से क्वेश्चंस फोकस है उसका यूज़ एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या है रिमोट सेंसिंग के, देन यूटिलिटी, फिर से एप्लीकेशन पूछा है एग्रीकल्चर में। देन नेक्स्ट अगेन यूटिलिटी इन फॉरेस्ट कल्टीवेशन में, मतलब 2018 में एग्रीकल्चर, 2017 में फॉरेस्ट्री पूछा, उसके बाद 18 में अगेन एग्रीकल्चर। देन फॉरेस्ट्री के एग्जाम में फिर से रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। देखिए मतलब क्वेश्चन और पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर हम गेस कर सकते हैं कौन सी पैटर्न, कौन सी ट्रेंड में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय टर्म रिमोट सेंसिंग GIS। सो बेसिकली हमें इतना तो पता चला है, रिमोट सेंसिंग बहुत बार पूछा है, GIS बहुत बार पूछा है, ये टॉपिक तो हमें छोड़नी नहीं है, और उसके यूज़ एग्रीकल्चर में। देन नेक्स्ट, हियर अगेन यूज इन एग्रीकल्चर, कमेंट रिमोट सेंसिंग GIS अगेन इन एग्रीकल्चर प्लानिंग। सो ये देखिए ये क्वेश्चन 2010 में पूछा था 15 मार्क्स के लिए कि एग्रीकल्चर प्लानिंग में उसका यूज़, एंड आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन जस्ट रिपीटेड इन द PDF. सो लेट्स गो विद द प्रिसीजन फार्मिंग फर्स्ट। सो पहले बताना चाहता हूँ कि प्रिसीजन फार्मिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें ही रिमोट सेंसिंग है, GIS है, मतलब ये सब है ना प्रिसीजन फार्मिंग के कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अगेन विद द क्वेश्चंस। दैट इज प्रिसीजन फार्मिंग डिस्क्राइब करना है, मीनिंग बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है, उसका यूज इन एग्रीकल्चर। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग इज इट्स एन अप्रोच। क्या है ये अप्रोच है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज या फिर जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करता है टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एट अ फाइन स्केल लेवल। सो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का प्रिसाइजली इस्तेमाल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स प्रिसीजन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड ऑफ द क्रॉप की क्या नीड है, और हमारा एम जो है जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का, और जो इनपुट से
वो इनपुट कॉस्ट कम होनी चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए, और उसके साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना चाहिए. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. और ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी इंक्रीज होनी चाहिए. ओके, सो रिसोर्स अच्छे, सो वी हैव टू इन्वॉल्व प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्रॉप के हिसाब से. इनपुट कम होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉस भी कम होना चाहिए. ओके, देन वाई शुड ऑप्ट प्रिसिजन फार्मिंग. तो आप भी एक बार सोचिए क्या रहेगा, क्या पर्पज रहेगा एग्रीकल्चर में हम, जिससे प्रिसिजन फार्मिंग हमें किस कारण से यूज़ करना चाहिए. तो यही लिखा है इसी डेफिनेशन में कि टू प्रिसाइसली मैनेज द रिसोर्स, जैसे कि मिनिमाइज करना चाहिए प्रोडक्टिविटी, इनपुट रिड्यूस करना चाहिए जिससे इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी. ओके, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गोल है नेट जीरो कार्बन एमिट टिल 2070. सो और जो दूसरे SDG गोल्स है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, जो इस गोल्स में मदद करेगा. सो ओवरऑल फार्म इफिशिएंसी भी बढ़ाएगा. ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो व्हाई डू वी नीड प्रिसीजन फार्मिंग. तो ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसके साथ और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि हम. सो बेसिकली पहले तो एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और लिख सकते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन या फिर डिग्रेडेशन. सो हमें पता है हम अलग अलग टाइप की इरिगेशन है, जैसे कि फ्लडेड इरिगेशन वगैरह, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन बढ़ता है. सो प्रिसाइजली इफ यूज ड्रिप इरिगेशन मेथड, सो इट विल डिलीवर अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट द सॉइल मॉलिक्यूल्स डो नॉट गेट सेपरेटेड, और या फिर सॉइल पार्टिकल्स सेपरेट आउट नहीं होते. ओके, सो उससे हमें लॉस नहीं होगा. और क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस या फिर रिडक्शन ऑफ केमिकल्स और केमिकल एप्लीकेशन इन क्रॉप. ओके, देन वाटर का इफिशिएंट यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है ओनली 3% ऑफ ड्रिंकेबल वाटर इज़ अवेलेबल. मतलब फ्रेश वाटर सोर्स है हमारे पास, और उसका जो वेस्ट है वो रिड्यूस करना है. ओके, सो प्रिसाइजली यूज ऑफ वाटर. Then again we can add some points like it can change the socio-economic status of farmer. वो कैसे, इनपुट, अगर इनपुट वेस्ट जो कम होगा उससे इनपुट कॉस्ट कम होगी. इसका मतलब फार्मर कैन इन्वेस्ट मोर ऑन लैंड. ओके, मतलब कम रिसोर्स में ज़्यादा आउटपुट निकलेगा. ठीक है, उसके बाद ये तो बाद में देखेंगे, तो उसके कंपोनेंट्स जान लेते हैं कि क्या कंपोनेंट्स है प्रिसीजन फार्मिंग के. तो बेसिकली पहला कंपोनेंट जो है वो GPS. हमें पता है GPS क्या है, जो हम मैप में यूज़ करते हैं, गाड़ी में रहता है. ओके, वो क्या करता है, GPS क्या करता है, एक जगह की लोकेशन बताता है, उतना उसका डिस्टेंस बताता है. ट्रैफिक रहेगा तो वो रेड, अलग अलग जो कलर रहते हैं, रेड, येलो, उससे हमें पता है हेवी ट्रैफिक है या फिर मॉडरेट ट्रैफिक है. तो उसी हिसाब से हम एग्रीकल्चर में भी GPS का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक डाटा फॉर एक्यूरेट फील्ड मैपिंग, सॉइल मैपिंग एंड मशीनरी गाइडेंस. सो इसके हिसाब से क्या, इसके यूज़ से क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक फील्ड का जो लोकेशन है उसका एक्यूरेट डाटा मिलता है, जो कि सॉइल सैम्पलिंग में यूज़ होता है, या फिर हमें जो मशीनरीज ऑपरेट करनी है ऑन द फील्ड, लाइक इंडिया में ज़्यादा जगह देखने नहीं मिलता, पर जो यू कैन सी इन रशिया वीट फील्ड, या फिर यूक्रेन जैसे एरिया में जो बड़ी बड़ी जो मोनोक्रॉपिंग वीट फील्ड या कमर्शियल बेस वीट फील्ड रहती है, वहाँ पर ज़्यादातर मशीनरी इसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से होती है. मतलब मैन कैन ऑपरेट फ्रॉम ऑफिस केबिन. सो मे ऑपरेशन लाइक स्प्रेइंग, प्लांटिंग या फिर हार्वेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ GPS. ओके, देन अगेन GIS मतलब क्या. सो बेसिकली इट स्टोर्स, एनालाइज एंड डिस्प्ले स्पेशियल टेम्पोरल डाटा
कौन सा डाटा? सॉइल फर्टिलिटी रहेगा, क्रॉप हेल्थ, मतलब डाटा स्टोरेज का काम ज़्यादातर करता है। यील्ड मैप रहेगा। सो फार्मर enables the access to field variability, analyze crop growth pattern, make informed based decisions. मतलब we can analyze the trend by the data with the help of, we can also combine with AI. So AI and GIS can work for betterment of the agriculture. इससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो इन्फॉर्म डिसीजन लेने हैं वो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है कि उसके यूज़ देखते हैं। रिमोट सेंसिंग हम डिटेल में नीचे देखेंगे आगे जाने वाली पीडीएफ में। सो उसका यूज़ हम सैटेलाइट में करते हैं, यूएवी जो अनआर्म व्हीकल्स है जैसे कि ड्रोन्स। सो बेसिकली टू मॉनिटर क्रॉप ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर ड्रॉट या फिर न्यूट्रिएंट स्ट्रेस आता है, जैसे कि समझो पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट या वाटर मैनेजमेंट जो जिसकी नीड है उस रिमोट सेंसिंग की मदद से हम उसके एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे हमारा यील्ड इम्पैक्ट कम हो सकता है। सो बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एरियल और सैटेलाइट सेंसर इट कैन प्रोवाइड डिजिटल मैप और इंस्टेंट मैप ऑफ द फील्ड। मतलब फील्ड का एक मैप बनता है। तो एरियल फोटोग्राफी क्या है कि इट इज़ एन ऑप्टिकल सेंसर दैट कैन शो वेरिएशन इन फील्ड। वेरिएशन कैसे? जैसे कि कलर के हिसाब से। तो इस इमेज में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर येलो है, क्या यहाँ फिर रेड है, या फिर इधर जो ब्लू है। तो क्या क्या डिफाइन करता है? सो येलो मीन्स देर इज हाई डेंसिटी, मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जो ग्रीन एरिया है या यहाँ पर जो ग्रीन है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर वेजिटेशन इज अवेलेबल, और आई थिंक दिस एरिया इज फैलो, दिस एरिया इज फैलो। सो नेक्स्ट, वाटर डेफिसिट आई थिंक इज इंडिकेटेड बाय रेड कलर. So it's like we can detect where the region is water deficit. Then here also you can see that this area is suggested that it is crop stress area. मतलब it can be any nutrient deficiency या pest damage, crop damage. So basically इस aerial photography या फिर सैटेलाइट सेंसर के जो इमेज है उसके हिसाब से हम रिमोट सेंसिंग की मदद से हम क्रॉप को या फिर फील्ड को मैनेज कर सकते हैं. सो इस और उसका जो है द मेन प्रॉब्लम द पेस्ट न्यूट्रिएंट वाटर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वीआरटी? तो वीआरटी मतलब इट्स अ कंप्यूटर कंट्रोल एसोसिएटेड विद हार्डवेयर. एक कंप्यूटर कंट्रोल रहता है जो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट रहता है, जो फर्टिलाइजर, लाइम, पेस्टिसाइड जो इनपुट डाले हैं उसका रिजल्ट एस्टिमेट कर सकता है. ओके, so basically it enables specific application of seed fertilizer, pesticide, irrigation water based on field variability. ओके, मतलब जो इनपुट डाले हैं उसका आउटपुट एस्टिमेट करने के लिए हम वीआरटी यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग? तो क्या है कि दे आर द सेंसर्स ऑन हार्वेस्टर्स. हार्वेस्टर पर कुछ सेंसर लगाए रहते हैं जो कि डाटा, यील्ड डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या हेल्पिंग आइडेंटिफाई हाई एंड लो प्रोडक्टिविटी जोन्स. सो बेसिकली इस इमेज में देखिए कि ये जो सेंसर है वो फील्ड में प्लेस किए हैं. सो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उस रीजन में इट कैन गिव अस डाटा दैट द रीजन इज आइदर वाटर इंटेंसिव, सॉरी वाटर डेफिसिट या फिर न्यूट्रिएंट डेफिसिट और अदर एनी पेस्टिसाइड है. सो बेसिकली it tells about that how to manage a field on the base of data so that our yield is not impacted. तो basically yield monitoring yield पे ज़्यादा फोकस करता है. जो सेंसर सॉइल में प्लेस रहते हैं नियर बाय क्रॉप एरिया रैंडमली. नेक्स्ट, proximal soil sensors. So it's type of the same sensor but it measures the soil properties, that is the moisture, pH, nutrient status directly in the field real time decision. मतलब उसी टाइम हमें डिसीजन मिलती है, कोई डाटा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं. जैसे कि हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसी हिसाब से हमें प्रोक्सिमल सॉइल सेंसर का यूज़ कर सकते हैं जो कि मॉइस्चर, पीएच और न्यूट्रिएंट स्टेटस बताता है. ओके, नेक्स्ट, क्रॉप एंड वेदर सेंसर जो कि क्रॉप कैनोपी के टेम्परेचर, क्लोरोफिल परसेंटेज, कंटेंट, सॉरी क्लोरोफिल कंटेंट एंड वेदर कंडीशन बताता है, सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर डोज. ओके, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ देर आर फ्रॉस्ट लाइक कंडीशन बाय गिविंग वाटर वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस विच इम्पैक्ट्स द यील्ड. ओके, then the decision support system DDS and AI.
सो विथ इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डाटा सोर्स टू प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट रिसोर्स, मतलब ये जो जीपीएस रहेगा, जीआईएस रहेगा, या फिर रिमोट सेंसर्स रहेंगे, या फिर अदर सेंसर्स रहेंगे, सो ये डाटा एआई की मदद से, एआई को फीड करके उसकी मदद से हम इन्फॉर्म डिसीजन, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। सो हाउ टू मैनेज द फील्ड प्रॉब्लम। सो ये तो है, पता है हमें ड्रोन्स और रोबोटिक्स क्या है कि वो एरियल इमेजिंग में काम आते हैं। सो इट्स बेसिकली एरियल इमेजिंग, प्रिसिजन स्प्रेइंग, सीड सोइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, या फिर फर्टिलाइजर spraying. Okay, so then what is the IoT and automation? So smart device and IoT based system connect the farm equipment, irrigation units, sensors for remote sensors for real time monitoring and automation. So basically it is the internet operated things that basically work on one single button from one area, where we can manage the irrigation, the spraying, the harvesting from a one location. So इतने सारे कंपोनेंट्स है प्रिसिजन फार्मिंग के। तो एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट कंपोनेंट दैट जीपीएस, देन जीआईएस, रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा, वीआरटी के बारे में देखा, यील्ड मॉनिटरिंग, मैपिंग, सॉइल सेंसर्स, क्रॉप वेदर सेंसर्स, डीडीएस एंड एआई के बारे में, ड्रोन्स और इंटरनेट ऑपरेटेड थिंग्स, आईओटी। सो अभी देखते हैं एप्लीकेशन जो बहुत बार पूछे हैं, किस में एप्लीकेशंस, वो भी एग्रीकल्चर में। सो पहला एप्लीकेशन जो है वो है प्रिसाइज न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन। सो बेसिकली ऑल द प्रिसिजन फार्मिंग इज बेस्ड ऑन प्रिसिजन, या फिर प्रिसाइज एप्लीकेशन और प्रिसाइज मैनेजमेंट। सो फर्स्ट प्रिसाइज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो क्या है कि हम सॉइल सेंसर्स की मदद से, जीपीएस, जीआईएस जैसे मैंने बताया ऊपर, या फिर ईल्ड मैप्स, उसके हिसाब से हम न्यूट्रिएंट वेरिएबिलिटी, जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस एरिया में, स्पेसिफिक उसी एरिया में हम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके, सो द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज टेलर्ड टू ईच पार्ट ऑफ द फील्ड रादर देन ब्लैंकेट एप्लीकेशन। अगर हम प्रिसाइज फार्मिंग नहीं यूज़ करते तो हमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ता, बेसिकली पूरी फील्ड को स्प्रे करना पड़ता। ओके, पर विद द यूज ऑफ सेंसर्स लाइक सॉइल सेंसर्स, वी कैन प्रिसाइजली applicate the specific area and manage it. So with the help of color chart या फिर सेंसर, उसके हिसाब से हम प्रिसाइज एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए, लीफ कलर चार्ट या फिर ग्रीन सीकर सेंसर्स, सो इट बेसिकली मेजर्स द नाइट्रोजन स्टेटस, और या फिर ड्रोन की मदद से हम मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? सो इट ऑप्टिमाइजेस फर्टिलाइजर यूज एंड रिड्यूसेस द एक्सेस यूज ऑफ यूरिया, जिससे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ता है। ओके, ये सब प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्रॉप यील्ड एंड सॉइल हेल्थ। ओके, देन इट रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन सच एज नाइट्रेट लीचिंग which contaminate groundwater and which human consumes. Also it reduces the nutrient enrichment which is called eutrophication, जिससे we can see in the nearby rivers the algal bloom। ठीक है, वो भी हम कम कर सकते हैं। The next, we can also do a precise irrigation, that is accurate water application of crop water। So soil moisture and weather conditions हम उसके हिसाब से एक्यूरेट वाटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कौन सी टेक्निक्स है, वो है ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड आईओटी बेस्ड इरीगेशन। सो ड्रिप इरीगेशन डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स और इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस कम कर सकते हैं। और किससे, वी कैन ऑल्सो ऐड मल्चिंग। सो आई एम जस्ट रैंडमली टेलिंग द कंसेप्ट विच आर लिंक टू दिस। सो ये ट्रांसपिरेशन लॉस और ये ऑपरेशन लॉस हम मल्चिंग करके भी कम कर सकते हैं। So basically what is mulching? A blanket like sheets applied on the field before the crop sowing. You have seen that they are the black sheets, polythene sheets. So basically, और ये weed भी कम करता है, weed। okay, ठीक है। Then next, sprinkler irrigation, so it gives a uniform water application across the field। The next, IoT enabled irrigation, that is soil moisture sensors या फिर automated pumps ensure water supply whenever required, so they are automatically adjusted pump। so it saves 30 to 50% of water
and also prevent waterlogging. The main condition of waterlogging and salinity, they are the main problem. The next, we can increase water use efficiency, crucial for semi-arid regions. देन रिसोर्स, जो क्वेश्चन था कि प्रिसिजन फार्मिंग का यूज़ इन रिसोर्स कंजर्वेशन, सो बेसिकली कौन से रिसोर्स थे वो, कि जैसे वाटर या फिर फर्टिलाइज़र या फिर सॉइल, ऐसे रिसोर्स कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं प्रिसिजन फार्मिंग के मदद से। तो वो है वाटर सेव कर सकते हैं, जैसे कि वही बताया मैंने, ड्रिप, IoT वगैरह, वही वही स्टेटमेंट हम इधर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हम किस हिसाब से, कि सॉइल, जो कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या फिर सेंसर जैसे कि ग्रीन सिकर सेंसर या फिर लीफ कलर चार्ट। सो इसके हिसाब से हम न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एंड वी ऑल्सो कैन प्रिवेंट लीचिंग एंड रन ऑफ which causes eutrophication. So we can reduce pesticide use with the help of drones, smart sprayer, and we can do chemical application wherever needed in the specific area. So it basically it reduces the residues and the cost. Then again we can maintain. So यही सब पॉइंट हम रिसोर्स कंजर्वेशन में यूज कर सकते हैं। या फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग, ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिसिजन फार्मिंग। सो सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो with the help of balanced input application, it maintains the soil fertility and reduces the erosion and better microbial activity. So acidic soil रहेगी या फिर salty या फिर calcareous soil. So basically all this problematic soil affects the soil health. So with the help of precision farming we can optimize our resources. The next, environmental sustainability. So we can improve our environmental sustainability with the help of cutting greenhouse gas emissions, that is nitrous oxide from fertilizers, raised to fertilizers, or over irrigation. So इसके basically precise farming improves या फिर cuts the greenhouse gases, basically methane and nitrous oxide and other minor gases. The next, the relevance in relevance to conservation agriculture. It promotes minimum tillage, residue management, and also soil cover. This we can also link with climate smart farming, because the objectives of the climate smart farming are the same as precision farming, that enhances input efficiency, resilience to climate variability, and also reduces the environmental carbon footprints. So they are the similar concepts, can be used interchangeably, except few unique characters. So what is the economic dimension of precision farming? So basically it is cost benefit analysis, tells about the precision farming that it saves the inputs like fertilizer, water, pesticide, versus बेसिकली इनपुट सेविंग का मतलब एक साइड पे वो हमारे रिसोर्स सेव करता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, वाटर, पेस्टिसाइड, बट द फर्स्ट हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी, सेंसर, ड्रोन्स. सो बेसिकली इसके हिसाब से हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं. सो वी हैव टू सी अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. द नेक्स्ट, द yield improvements. So it focuses on higher productivity, better quality, and premium pricing. The next, the profitability. So initial the profit maybe seem too low, but in the long run, due to cost reduction and sustainable use of resources, we can get sustainable returns. So what are the challenges? Basically the precision farming has many challenges, from which the first, that is, as we know, India agriculture capacity is fragmented due to ancestral property divided into the further generations. So due to which there are more small and marginal farmers because of fragmented land holding. The next, it seems initially higher technological cost, technical cost, and maintenance cost. The next, we don't have sufficient credit facilities or subsidies, and also lack the technical skills which needs for technical use. The next, the limited access to training and skilled manpower in terms of precision farming. So basically we have to focus that what are the policies or government institutional support for precision farming. The first initiative
that is the Digital Agriculture Scheme, which is launched in 2021 to 25, which promotes the AI, blockchain, IoT, drones, and remote sensing. So this scheme we can use in our answer for value addition. The next, it also aims to build a digital ecosystem for farmers. That is, it maintains database, advisories, smart decision making. So all these terms include in this scheme. The next, that the PM drone scheme, or we can also say PM drone Didi scheme, that majorly the women are subsidized or get subsidy for the drones for use of pesticide, nutrient spraying, and crop monitoring. So customer hiring centers supported to make drone affordable for small and marginal farmers, which basically focuses on women or self-help groups. The next, national e-governance plan in agriculture, that is mainly focused on internet communication technologies based on best agriculture advisories to farmer. The next, many areas pilot project on precision farming are operated through mobile apps, GIS platform, and DTS, decision support system. Then also the National Mission on Sustainable Agriculture, that is, it uses the efficient input and also promote climate smart practices and also precision farming. Then it also includes the scheme like soil health card scheme, which help in site specific nutrient management status. So we can also say that major institution, that is ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research, or any other research in the sector of credit, that is NABARD, or other state agriculture university, plays a major role in promotion and development of precision farming. So let's see that the ICR, how ICR plays a major role. It helps in research in precision farming technologies as they develop green seeker या फिर drone based crop monitoring or soil site specific nutrient management models. So basically it has done farm trials in the field of rice, wheat, cotton, sugar cane, as we know. Then the credit institution, that is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, supports the financially supports the agri-tech startups or custom hiring centers or farm mechanizations. It also funds precision irrigation, soil testing labs, ICT based services. So at the local level or the regional level, state agriculture universities plays the major role, conduct regional specific trials of precision farming, nutrient management, and drone use, and also help in farmer training and capacity building. We can see KVKs are the major actors in the grassroots development. Other private sector players and startup, that is the agri-tech startup, that is Fasal, Cropin, Dihat, Stella app, focus on AI based crop monitoring or digital farming advisory, precision solutions. They give precision solutions. So private firm like John Deere, Mahindra, TAFE promotes machineries which are enabled with GPS and smart harvesters. They also provide drones. PPP model and extension services, public private partnership model, collaboration is the need of the hour. So the collaboration of ICR with private agri-tech firms will help in scaling agriculture and precision farming. Also the customer hiring centers that shared access to expensive machineries like drone, planters, and harvesters. Basically they provide that machineries. The next, farmer FPOs, that farmer producers organization, help in aggregate small marginal to adopt the precise tool. Also we have talked about the KVKs, train farmers in precise agriculture practices, and they tell us farmers about the various technologies, some of that are drones and ICTs. So what must be the future prospects of precision farming? Basically use of advanced digital technologies, that is AI and machine learning. So with the help of AI algorithm can analyze huge data sets. So by feeding soil weather and yield data, it can predict the upcoming future risk to manage in present tense. So basically it focus on proactive approach than reactive approach. So basically what were the traditionally farmer doing? That focusing on a crop disease or the disaster after the disaster has erupted. So in precision farming we have to use a proactive approach, assess the risk management, and be ready for the situation to come.
So machine learning can identify crop diseases easily via image, optimize irrigation scheduling, and also forecast yields. So with the help of blockchain ensure traceability of the produce, that is we can trace the produce from farm to fork. So also useful in organic farming, export and food safety and other certification standards. So with the help of cloud computing and big data, we can store massive data of the sensors, drones or satellites or GPS GIS in a single system. So it can provide a real-time farm analytics and decision support systems, or we can take informed decisions. Second, the scope of climate smart precision farming. So precision farming aligns with climate agriculture. So with the use of precision farming, as we know, we can lower greenhouse emissions, that is from fertilizers or irrigation. We can also use precise irrigation in rice, so it reduces the emission of methane from the field. We also enhance resilience by optimizing water and nutrient under climate variability, allowing early warning system for pests and diseases using AI and satellite data. Next, integration. We can also integrate organic and sustainable farming models with precision farming. By this way, that precision farming helps in nutrient management and pest management reduction. So basically, it supports organic farming principles by enhancing soil health, avoiding overuse of fertilizers, that is sustainable practices. The next, we can combine conservation agriculture, that is minimum tillage, zero tillage or residue management with the help of precision farming, and also promote resource recycling and efficient input. Okay. So we can also achieve the sustainable development goals, that is the goal number 2, zero hunger. So as we produce higher yield and use minimum resources or efficient resources, and also enhance food security, which will help to reduce our goal number 2, that is zero hunger. So using efficient technologies, efficient resources, we reduce the waste, promote efficient input use. By this way, we can achieve goal number 12, that is responsible consumption and production. By acting against the climate change, by mitigating emissions, adapting farming practices that are climate resilient, climate goal, that is goal number 13, can be achieved. Then the goal of life on land, that is by protecting soil health, reducing chemical pollution and conserving biodiversity, we can protect our environment. So with precision agriculture, farmers need to know precisely what inputs are needed where, in what amount, and when. This requires collecting a lot of information from different sources and in different parts of the field on things like soil nutrients, the presence of pests and weeds, the level of greenness of the plants, inputs applied, and the weather forecast. Once collected, this information needs to be analyzed to produce agronomic recommendations. For instance, given the developmental stage of a plant, its level of greenness may reveal its nutritional needs. This information, combined with the characteristics of the soil where the plant is located and a forecast of the weather, can be used to determine how much of a certain fertilizer should be applied to